हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 65, चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस आपको अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी हुई है। साथ में कहा है कि प्रॉफिट का एक पार्ट 1/6 रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं, इन्होंने रिजर्व मेंटेन किया हुआ है। एक नया पार्टनर सीन को ज्वाइन करने वाला है 1 अप्रैल 2024 से। बैलेंस शीट भी आपको उसी डेट की दी गई है। सी अपनी कैपिटल 25,000 और गुडविल का शेयर 5,000 लेकर आ रहा है। एसेट और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है और आपको बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट नई फर्म की। कैसे करोगे? जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है तो हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है? गुडविल की एडजस्टमेंट से। और गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, जो पहले पार्टनर्स थे इस फर्म के, उनकी रेशियो आपको फ्रैक्शन में दी है, जिसे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और रेशियो आ जाएगी 3:2। जो ये रिजर्व आपको परेशान कर रहा है उसे ध्यान से समझो। जितना भी प्रॉफिट हुआ फर्म का, उसमें से 1/6 पार्ट निकालने के बाद, रिजर्व में डालने के बाद, बाकी का प्रॉफिट ए और बी किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2। तो यही तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आप मान के चल लो जितना भी प्रॉफिट है उसका इतना हिस्सा निकाल दो, रिजर्व में जो जाना है उतना निकालने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट वही तो बटेगा। जैसा कि आपने फंडामेंटल्स चैप्टर में पढ़ा था, डिविजिबल प्रॉफिट का एक पार्ट आप रिजर्व में ट्रांसफर करते थे और उसको निकालने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट वो बांटते थे पार्टनर्स में। तो वही सिचुएशन है यहाँ पर। जितना भी प्रॉफिट आपका बचेगा उसमें से इतना हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद ये इन दो पार्टनर से बटेगा। नया पार्टनर सी आ रहा है, उसका 1/5 शेयर होगा। अगर उसको 1/5 शेयर दिया जाएगा तो आगे पार्टनर्स किस तरह से बांटेंगे? क्वेश्चन में नहीं दिया ए और बी किस तरह से बांटेंगे आगे फ्यूचर में प्रॉफिट्स, पहले की तरह ही रखना चाहते हैं या कुछ और? कुछ नहीं दिया, साइलेंट है क्वेश्चन। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे ये पहले की तरह ही बांटना चाहते हैं 3:2 की रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम है 3:2। तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? 3:2। या दूसरे तरीके से समझो, ये जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इसे कहां से मिलेगा? ए और बी से। तो ए और बी ने किस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया होगा? कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी हिसाब से इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। और जिस हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करते हैं वही तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखो ओल्ड रेशियो जो आपकी है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 3:2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्वेश्चन ने तो नहीं पूछा कि न्यू रेशियो निकालो, लेकिन अगर न्यू रेशियो निकालने के लिए आ जाएगी तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले मान लो अगर आपका प्रॉफिट है पूरा, मान लेते हैं 2,000 का प्रॉफिट है। 2,000 में से 1/6 पार्ट को आप रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। 1/6 निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा? वो जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से 1/5 पार्ट सी को दोगे और सी को देने के बाद जो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे ओल्ड पार्टनर्स ए और बी में बांटा जाएगा। तो मतलब अगर आपका पूरा प्रॉफिट एक है, एक में से पहले 1/6 पार्ट को निकाल दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें से उसका 1/5, जो प्रॉफिट रिजर्व निकालने के बाद जो बचेगा उसका 1/5 सी को दोगे, उसका 1/5 सी को दोगे। वो 1/5 देने के बाद जो बचा वो ओल्ड पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो में बांटोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नया शेयर ए और बी का कैसे निकालना है। डाउट खत्म हो गया होगा। अब देखो, जो सी का शेयर ऑफ गुडविल है 5,000, वो लेकर आ रहा है। क्यों लेकर आ रहा है? ताकि ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट किया जाए उसकी वजह से जो उनका शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके घटने वाला है। उनकी वजह से उनकी वजह से उनका उसकी वजह से उनका शेयर ऑफ गुडविल घट रहा है, आगे चल करके उनको शेयर ऑफ गुडविल कम मिलेगा।
तो सी 5,000 इन दोनों के लिए लेकर आ रहा है और इन दोनों में ही आपको बांटना है। जिसने जितना शेयर ऑफ गुडविल अपना कंट्रीब्यूट किया, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया, उसी हिसाब से बांटना है। तो वो हमें कहां से पता चलता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही तो बताती है कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना घटा। तो ए का घट रहा है 3/5। इस 5,000 को आप बांटोगे किस हिसाब से? 3:2 की रेशो में। तो 5,000 का 3/5 पार्ट 3,000 ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 2,000। ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ये जो 5,000 रुपए है, ये लमसम अमाउंट लेकर आ रहा है। अब इसमें से किसका हिस्सा कितना बनता है, वही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता रही है। किसको हम बांटे किस हिसाब से, इसमें किसका हिस्सा कितना है। तो इसका मतलब है 60% तो ए का है, 40% बी का है। ए ने ज्यादा अपना लॉस किया, बी का कम है, तो उस हिसाब से उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। सेक्रीफाइसिंग अकाउंट्स आपके क्रेडिट होंगे और गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा। एंट्रीज क्या बनेगी? बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा है बैलेंस शीट में, तो सिर्फ बैंक अकाउंट ही लिखोगे, कैश अकाउंट नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 25,000 तो कैपिटल और 5,000 गुडविल, दोनों का नाम का पैसा फर्म में आ रहा है। तो 30,000 का अमाउंट फर्म में आया, बैंक में जमा हुआ, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया। सी की जो कैपिटल से रिलेटेड पैसा है वही आप कैपिटल अकाउंट में डालोगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट 25,000। और जो गुडविल से रिलेटेड पैसा है उसके लिए नया अकाउंट खोलोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसको कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करोगे। अब ये पैसा गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है, गेनिंग पार्टनर का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो कि आपने टेम्परेरीली खोला था, यहाँ पर डेबिट होकर के खत्म हो गया और ये पैसा आपको जहां ट्रांसफर करना था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है? आगे चलते हैं। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है तो फॉर्मेट तैयार है, तो जल्दी से ओपनिंग बैलेंसेस लिखो जो कि आपको बैलेंस शीट से मिल जाएंगे, 50,000 और 40,000। नए पार्टनर की कैपिटल 25,000 है, वही लिखोगे उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। और जो प्रीमियम का पैसा वो लेकर आया, वो ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में आपको जितना जिसका बनता है उतना क्रेडिट करना था। हमने ये एंट्रीज बनाई थी। अब ये सारी पोस्टिंग करने के बाद गुडविल की आपने एडजस्टमेंट कर ली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि बैलेंस शीट में चेक करो कि कोई रिजर्व है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, लेकिन हाँ रिजर्व है 10,000 का, क्योंकि हम 1/6 पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ये रिजर्व अब ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो ये पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होकर के आपको खत्म करना है। 10,000 का प्रॉफिट ये किसके बीच में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बटेगा, क्योंकि नए पार्टनर का इसमें कोई हिस्सा नहीं, पहले का हिसाब किताब है तो पहले के हिसाब से ही बटेगा। तो 3:2 के हिसाब से प्रॉफिट की तरह से ये, तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और ये रिजर्व आगे आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट खत्म हो गया ये, और पार्टनर्स के अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए। क्लियर है? एंट्री फिर से सुन लो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी आपकी। ये रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएगा, इसका बैलेंस यहाँ आपने पार्टनर्स में जिनसे जितना रिलेटेड था उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया ये भी। नेक्स्ट स्टेप अब आता है आपका रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। रिवैल्यूएशन के लिए लिखा है स्टॉक आपका 10% से अंडर वैल्यूड है। जब आपने स्टॉक को, आपने जो स्टॉक बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है उसको मार्केट के साथ कंपेयर किया, तो आपको पता चलता है कि मार्केट में जो वैल्यू है उससे हमने 10% कम शो किया हुआ है। हमने बैलेंस शीट में 18,000 शो किया हुआ है, 10% से अंडर वैल्यूड है। मतलब अगर मार्केट में 100 रुपए चल रही है वैल्यू, तो आपने कितने की दिखाई हुई है? 90 रुपए। 100 - 10 90 रुपए से दिखाया हुआ है। तो ये तो आपने अंडर वैल्यूड की बात की जा रही है, मतलब कम पैसा दिखाया हुआ है। आज की डेट में इसकी वैल्यू ज्यादा है, कितनी? 18,000, तो 90% के बराबर है। हमें 100% चाहिए, तो वो है 20,000। आज आपके स्टॉक की वैल्यू मार्केट में 20,000 है। आप चेक भी कर सकते हो, क्या आपने जैसा सोचा वैसे ही कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो मार्केट वैल्यू 20,000 है, इसका 10% आपने कम दिखाया हुआ है, तो कितना आता है? 2,000। तो 2,000 से आपने कम दिखाया हुआ है, 18,000 आपने दिखाया हुआ है 2,000 से कम। यही तो हमारी कैलकुलेशन से हमने चेक भी कर लिया कि हमने सही सोचा, हमने सही कैलकुलेशंस किए।
तो इसका मतलब हमारा स्टॉक 18,000 का नहीं है, 20,000 का है। 2,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। मार्केट के अकॉर्डिंग आपने 2,000 कम दिखाए हुए हैं, लेकिन हमारे स्टॉक की वैल्यू तो ज्यादा है। ज्यादा है, इसको बेचने पर हमें पैसा ज्यादा मिलेगा, तो हमारे लिए तो फायदा है। तो हम कहाँ दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। आई होप ये पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब स्टॉक की वैल्यू क्या है बैलेंस शीट में? साथ के साथ दिखाओ 20,000 रुपए। 18,000 नहीं दिखाओगे, कितना दिखाओगे? 20,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका, आपके क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कितने हैं? 20,000 के। उसमें 4,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो कि कोर्ट में डिसाइड हुए हैं कि 3,200 रुपए ही आपको देने। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था 4,000 क्रेडिटर्स से रिलेटेड, जो कि सेटलमेंट में अब आपको सिर्फ 3,200 रुपए ही देने। तो एक तरह से 4,000 की लाइबिलिटी डिक्रीज होकर के 3,200 रह गई। तो आपके लिए तो 800 रुपए की लाइबिलिटी कम हो गई, तो वो तो आपके लिए फायदा है। अब आपको कम पेमेंट करनी है तो फायदा है। कितने से कम हुए क्रेडिटर्स? 800 रुपए से। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 800 रुपए कहाँ दिखाओगे? रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिटर्स आपके कितने रह गए? आपके 4,000 से 3,200 रह गए, मतलब 800 रुपए से कम हो गए। तो 20,000 में से 800 रुपए ही तो माइनस करोगे आप। क्रेडिटर्स अब आपके 4,000 वाले 3,200 रह गए, तो 3,200 के हिसाब से ही तो लिखोगे। 800 तो अब आपको और देने ही नहीं। तो यहाँ पर 19,200 रुपए के क्रेडिटर्स रह गए, उतने ही बैलेंस शीट में लिखोगे। 800 रुपए का तो आपको फायदा हो गया। इतना होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका डेटर्स से रिलेटेड। यहाँ कहा है कि आपके डेटर्स जितने हैं उसमें से कुछ बैड डेट्स हो गए। डेटर्स हमारे थे 22,000। एक्स से जो हमें पेमेंट मिलनी थी वो तो पूरी ही डूब गई, वो तो पेमेंट करेगा ही नहीं। तो इतना घटा दो, ये तो डूब गए। पूरा पूरा लिखा है, डेफिनेट है ये पैसा नहीं मिलेगा। प्रोविजन की बात नहीं कर रहे हम, ये पैसा वो है जो पक्का पक्का डूब गया। ये डेटर्स अब आपको पेमेंट करेंगे ही नहीं, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। माइनस कर दो। 4,000 जो वाई से लेने थे उसमें से 50% मिलेंगे, 50% डूब गए। तो वाई का जो 50% पैसा 2,000 बैड डेट हो गया। तो ये पक्का है कि ये पैसा भी नहीं मिलेगा। तो 22,000 में से 4,000 का, अब जो अच्छे वाले डेटर्स आपके बचे हैं वो 18,000 के बचे हैं। 4,000 का तो आपका फाइनल नुकसान हो चुका। तो नुकसान को अब आप कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन में लिखोगे। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे कि टू बैड डेट्स, प्रोविजन नहीं है ये, पक्का फाइनल लॉस है ये। तो बैलेंस शीट में अब आपको डेटर्स आपको दिखाने 18,000 से। यही मैं आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंस समझाती थी कि प्रोविजन, प्रोविजन बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आप डेटर्स में से माइनस करके उसको यहाँ पर शो करोगे। और जब पूरे पूरे बैड डेट्स की बात की जाती है तो वो फाइनली माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट है उसे आउटर कॉलम में लिखोगे। तो अब आपके डेटर्स 18,000 ही बचे हैं, इनसे ही आपको पेमेंट मिलेगी। 4,000 तो फाइनल है, वो पेमेंट मिलेगी ही नहीं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाओ, रिवैल्यूएशन सारा हो गया। अब आपको जो ये लॉस है रिवैल्यूएशन का, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके खत्म करना है। तो अब ये लॉस दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, तो लॉस डेबिट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर। 720 ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में 480। 4,000 दोनों साइड पे लिख करके टोटल रिवैल्यूएशन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये लॉस है, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्टिंग करो 720 और 480 रुपए, और एंड में क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा तीनों पार्टनर्स का 58,280, 45,520 और 25,000 सी का। एंड में लिखो दोनों साइड पे टोटल। कैपिटल अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब रह गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स आपने लिखे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, रिजर्व आप बांट चुके हो 10,000 पार्टनर्स के अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपको यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मिल गए। तो टोटल लिखो आउटर कॉलम। अब एसेट साइड पर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी नहीं लिखा, वो एज इट इज वैल्यू, जिनकी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो बैलेंस शीट में आपकी है वही वैल्यू रहेगी। स्टॉक और डेटर्स लिख चुके हो। बैंक, बैंक आपका 5,000 का बैलेंस था। नया पार्टनर जो आ रहा है 25,000 कैपिटल और 5,000 गुडविल के नाम से पैसा, 30,000 फर्म में आ रहा है। तो टोटल बैंक का बैलेंस 35,000 हो गया। अब बैलेंस शीट भी पूरी हो गई। एंड में टोटल को
चेक करो, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,53,000 और एसेट साइड का भी। तो दोनों साइड का जब टोटल मैच कर जाता है तो हमारा क्वेश्चन क्या बताता है कि हमने बिल्कुल करेक्ट किया है, परफेक्ट किया है, बिना मिस्टेक के, बिना कुछ मिस किए। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखो, कंटिन्यू रखो, ताकि आपको हर चीज इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि आपका कंफ्यूजन लेवल खत्म हो जाए। हम कंफ्यूज कब होते हैं? जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। हम नर्वस कब होते हैं? जब हमारी इंफॉर्मेशन, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तभी तो हम नर्वस होते हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ता है? जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, जब आपको कोई चीज अच्छे से समझ में आ जाती है, तो आपको लगता है कि हाँ, अब तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहो। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तभी तो स्पीड भी बढ़ेगी और वो कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।